कल आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था। इससे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़े और फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़े। ऐसे ही हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा, वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद ही होनी चाहिए, चाहे कैसे भी करो आपको याद करनी है। ठीक है, और बहुत इजी है, अगर आपको समझ आ जाती तो ये याद रहती है। ठीक है, तो पहली बार में आप क्या किया करो, जब भी कोई चीज पढ़ो तो उसको सिर्फ देखा करो, देखने के लिए पढ़ा करो। पहली बार में आप गलती ये करते हो, याद करने के लिए पढ़ते हो और याद करने के चक्कर में फिर समझ आता नहीं है, कहीं पे अटक जाते हो, फिर छोड़ देते हो, बोरिंग लगता है या भूलना शुरू कर देते हो तो मन खराब होता है। मन खराब हो जाता है फिर तो हालत ही खराब होती है, आप पढ़ना वैसे नहीं चाहते हो, वैसे बोरिंग है। तो सिर्फ देखा करो। देखने से होता क्या है, माइंड में इमेज बनती है। जब किसी चीज की इमेज बनना शुरू होती है तो लॉन्ग टर्म बनती रहती है तो याद होना शुरू हो जाता है। पहली बार में सिर्फ देखो, देखने का मतलब ऐसे देखा कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, कैसे नहीं कर रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सिर्फ देख लिया, देखने के बाद अब माइंड में जब इमेज बन गई तब उसका मनन करो, इमेजिनेशन करो कि ऐसे ऐसे पढ़ा था हमने, ऐसे ऐसे ये था, फिर आपको याद हो जाएगा। आप गलती क्या करते हो, सीधे उठाई कॉपी, शुरू बस 1 घंटे 2 घंटे रट लो, रटने से तो भूल ही जाओगे। तो ये सब गलतियां आप करते हो, इसी वजह से आपको ये चीज याद नहीं रहती। कोशिश करो कि सिर्फ देखो, पहली बार में देखो, दोबारा आप जब याद करोगे तो आराम से हो जाएगी। और ऐसा किया करो कि 10-15 मिनट कॉपी को एक बार देख लिया करो। ठीक है, पीछे का भी रिवाइज हो जाएगा। सिर्फ 25 मिनट ऐसे निकाल लो जिसमें आप कॉपी को सिर्फ देख रहे हो। ठीक है, और कोशिश करो कि मॉर्निंग का टाइम रखो। मॉर्निंग का मतलब है डे में आप ज्यादा पढ़ लो, नाइट में कम पढ़ो। पूरे दिन में आप ज्यादा पढ़ लो, चाहे कॉलेज भी जाओ, लेकिन कॉलेज में भी ऐसा टाइम अपने लिए निकालो जिसमें आपके माइंड में ये चीजें चल रही हो। कॉपी की जरूरत थोड़ी ना है, जो पढ़ा है उसको बस याद करना है कि आज सर ने क्या पढ़ाया था। अब देखो कितना अच्छे से आपका टाइम मैनेज होता है, वरना स्टूडेंट लाइफ में सबसे बिजी टाइम होता है। ठीक है, कॉलेज में सारा टाइम चला जाता है, फिर आपके जब एग्जाम आते हैं तब आप थोड़ा सा रिग्रेट करते हो कि काश थोड़ा सा उस टाइम पे ध्यान दे लिया होता। टाइम फिर लास्ट में नहीं बचेगा क्योंकि मैथ्स का सिलेबस ज्यादा है, मैथ्स भी पढ़ोगे, फिजिक्स भी पढ़ोगे और फिर केमिस्ट्री। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलो। कॉलेज में जैसे आप मान लीजिए प्रैक्टिकल कर रहे हो गया, आपका टाइम बचा, उस टाइम पे सिर्फ इतना रिकॉल करो अपने माइंड में कि आज हमने कोचिंग में पढ़ा क्या था, क्या टॉपिक था, उसकी बस इमेज बनाओ माइंड में। किसी से बोलने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड में ही सोचने बैठ जाओ। ठीक है, या साइड में कहीं पे अलग में ये चीजें करोगे, इससे आपकी माइंड की जो वो प्रोग्रामिंग हो जाएगी, एक तरह से ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर आपको चीजें एक्चुअल में याद होना शुरू होंगी। वरना फिर तो आप धोखा करते हो अपने साथ, 10-15 मिनट में कॉपी में रटने के चक्कर में फिर तो भूलना ही भूलना है। कॉपी से नहीं याद होता है, कॉपी से इमेज बनती है, याद होता है अपने माइंड में उस इमेज को दोबारा से रिपीट करने से। ठीक है, रिकॉल करने से चीजें याद होती है। जैसे आप हमसे पहली बार मिलोगे तो फर्स्ट टाइम आपकी इमेज माइंड में कुछ बनी होगी। ठीक है, हो सकता है 2-3 दिन बाद मिलते हैं तो पहचानना मुश्किल होता है, मतलब सेकंड्स के लिए मिलते हैं। अब 1 घंटे मिले तो अगले दिन भी पहचाना कि हाँ यही सर हैं जो पढ़ाएंगे। ठीक है, 2-3 दिन फिर आपको वो इमेज फिक्स हो जाती है, फिर कहीं भी मिलते हो आपको एक ही इमेज आती है कि ये फिजिक्स वाले सर हैं। ठीक है, या जो भी है, जिस पर्पज से मिले हो तो वही तो याद रहता है। ठीक है, तो यही पढ़ाई में होता है, थोड़ा सा आप दिमाग चलाओगे तभी याद रहेंगी चीजें। तो ऐसे करके इनसे मिलो कि मतलब इनको समझना ही होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तभी याद रहेगा। अब देखो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी कितनी इजी है, आपको हमेशा याद रहेगी। स्केलर वाली पढ़ चुके हो, उससे ही थोड़ा सा रिलेट करो कि कैसे करके हमने वहां पे देखा था, अब हम वेक्टर में कैसे देखेंगे। तो वेक्टर में पहली प्रॉपर्टी हमारी कहती है वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब हमने बताया था क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। सिंपल है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बहुत इजी। ठीक है, माइनस आ जाएगा अगर आप चेंज करोगे ऑर्डर को। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी भी आपकी बहुत इजी है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को बताती है, आपने पढ़ा था वितरण नियम। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट ओवे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, यानी यहाँ पे हम वितरण नियम का पालन करना
सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट वितरण नियम को फॉलो करते हैं। तो कैसे करेंगे, फॉर 3 वेक्टर्स, हमने 3 वेक्टर्स माने, कौन कौन से, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो ए वेक्टर की अगर क्रॉस हो किससे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बड़ा इजी है। ठीक है, यही तो हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। इसकी इससे भी होगी मल्टीप्लाई और इसकी इससे भी होगी। ठीक है, यहीं पे याद हो जाएंगे अगर आप ध्यान से सिर्फ बोर्ड को देख लो, सिर्फ देखो और आवाज जो आ रही है उसको सुनो, तो आप देखना कितना आपको फायदा होता है। वरना आप घर पे ही ना पढ़ लो, फिर आने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, वही सब है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कहती है फॉर टू कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है या तो पैरेलल हो, जो हमारे वेक्टर्स हैं या तो वो पैरेलल हो, या कैसे हो, एंटी पैरेलल, मतलब एक इधर दूसरा उसके अपोजिट हो। एंटी पैरेलल का मतलब यही होता है, यानी थीटा या तो बनेगा आपका उन दोनों के बीच में 0, पैरेलल का मतलब दोनों के बीच में थीटा कितना बनेगा, 0। एंटी पैरेलल का मतलब थीटा कितना बनेगा, 180 डिग्री। बड़ा इजी है, सिंपल है बिल्कुल। यही बस याद रखो, इससे आप ये लिख सकते हो ऊपर वाली बात। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम निकालेंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा 0 के लिए भी, ठीक है, 0 रखेंगे तो उसके लिए भी 0 आएगा, और थीटा 180 के लिए भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हमने बताया था ए बी साइन थीटा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सिंपल, इससे हमारा पैरेलल और एंटी पैरेलल क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, ये सिर्फ कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, बाई चांस प्रूव करवा लेते हैं। ठीक है, वैसे आते नहीं है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव होते तो आपको ज्यादा फायदा होता। ठीक है, यहां से अब फोर्थ वाली प्रॉपर्टी बड़ी इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखा था आई डॉट आई, ऐसे यहाँ पे आई क्रॉस आई के लिए देखेंगे। ठीक है, ऐसे करके। तो फॉर यूनिट वेक्टर्स समझते होगे, एक्स एक्सिस पर आई कैप, वाई एक्सिस पर जे कैप और जेड एक्सिस पर के कैप, ये हमारे क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके दिखाया, एक्स एक्स और वाई अक्ष और जेड अक्ष, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये ओरिजिन ओ है। ये ऑर्डर होता है कि आई के बाद जे, जे के बाद के, ये इनका एक साइकिल होती है। ठीक है, आई के बाद जे ही आएगा, जे के बाद के ही आएगा, ऐसा करके याद रखना, तभी आपका माइनस जो है वो दिक्कत नहीं करेगा, वरना आपको फिर कंफ्यूजन होगा। माइनस आपका यहां से क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या आता है। ऑर्डर चेंज तो माइनस, ऑर्डर सेम है तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। सेम होंगे, सेम में थीटा हमारा 0 यानी 0 हो जाएगी। यहाँ पर जो आई क्रॉस जे है हमारा, इसके बाद इसी से तो हुई, तो हमारा क्या आएगा, के कैप। ठीक, और फिर जे क्रॉस के, यानी जे की क्रॉस किससे हो रही, के, सेम ऑर्डर चल रहा है, क्या आएगा, जो नहीं है वही आता है, ऐसे करके याद कर लो तब भी याद हो जाएगा। तो आई कैप कामा। अब के बाद किसकी क्रॉस हो रही है, आई से, के क्रॉस आई का मतलब क्या है, जे कैप है जी। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि आगे कभी ना कभी आपकी यहाँ पे लग जाती है प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जे क्रॉस आई करा हमने, जे की क्रॉस किससे कर रहे हैं, आई से, उल्टा हो गया ऑर्डर। तो उल्टा ऑर्डर होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का के कैप, कैप जरूर लगाइएगा, कैप नहीं लगाओगे तो फिर गलत माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही के की क्रॉस किससे हो रही है, जे से, तो के की क्रॉस फिर उल्टे ऑर्डर में, तो क्या आएगा, माइनस का आई कैप। ऐसे ही आई की क्रॉस किससे हो रही है, के कैप से, तो ये भी हमारा माइनस में जे कैप है जी। ठीक है, वो दोनों फिगर माइंड में रखो, आराम से हो जाएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी भी बहुत इजी है, इससे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स। कार्टेशियन कंपोनेंट्स लेंगे हम, यानी एक्स के रूप में, वाई के रूप में, जेड के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कार्टेशियन कंपोनेंट्स की बात करेंगे, और कार्टेशियन कंपोनेंट से ही हम निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो बड़ा इजी है, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स, we can express vectors a vector and b vector in terms of their Cartesian components। यानी a vector और b vector को हम उनके Cartesian components के terms में रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपली a vector बराबर Cartesian component का मतलब क्या हो गया, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप।
ऐसे ही बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे तो ए वेक्टर की क्रॉस बी वेक्टर से करोगे तभी ये टेबल बनती है, ये याद रखना हमेशा के लिए, इसी पे आधारित क्वेश्चन कराने हैं आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप और ए एक्स वाला कंपोनेंट आएगा आई के नीचे, ऐसे ही जे कैप के नीचे आपका ए वाई और ऐसे ही के कैप के नीचे ए जेड, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चंस में वैल्यू दे रखी होगी, आपको ऐसे ही करना होगा। ऐसे ही बी वेक्टर की जगह पे आई कैप के नीचे बी एक्स बी वाई और बी जेड, ठीक है। अब इनकी वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऐसे करके करते हैं, वो आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहीं पे समझा देंगे, ठीक है। अब हमारे इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लीजिए। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, वो आपके इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि होते क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। और आपने पढ़ा भी होगा, टॉर्क जो होती है हमारी बल आघूर्ण के बारे में पढ़ा होगा, कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो टॉर्क को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इसकी डेफिनेशन आपको याद होगी, नहीं याद है तो एक बार पढ़ लीजिएगा होती क्या है, ठीक है। 11th में पढ़े होगी टॉर्क बल आघूर्ण, ठीक है। अब पढ़ लो भाई, थोड़ा थोड़ा पीछे का भी पढ़ो, 11th 12th की कॉपी रखो साथ में, उसको पढ़ते हुए चलो, क्योंकि बीएससी में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपकी पहले की पढ़ी हुई हैं, और अगर आपको वो नहीं पता है तो बताता कोई नहीं है, ना कोई आपको बार बार वो समझाएगा कि ऐसे करके ये शुरू हुआ था, आपको जहां से शुरू होगा वहां से समझाया जाता है, ठीक है। तो कोशिश करो 11th 12th की कॉपी से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम देखो, आपने पढ़ा होगा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का फार्मूला होता है एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपके वेक्टर प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी, और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज और फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये सब मिला करके आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इसको पूरा कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर आपने जे वेक्टर पढ़ा है तो आप जे वेक्टर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन है, जे वेक्टर बराबर हो जाएगा आर क्रॉस पी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, पानी वाला नल नहीं, ठीक है। हाँ, नल का मतलब नगण्य, उसमें कुछ हो ही ना, ऐसे करके समझ सकते हो, ठीक है। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, शून्य सदिश, ठीक है। बहुत इजी डेफिनेशन है, हमने लिख रखी है, आप इसको समझ लीजिए। ए जीरो वेक्टर आल्सो कॉल्ड ए नल वेक्टर, इनको नल वेक्टर भी कहते हैं, इज अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी वेक्टर का अगर परिमाण जीरो है तो वो सदिश हमारा क्या कहलाता है, जीरो वेक्टर या शून्य वेक्टर, ऐसे करके आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी एक लाइन में, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस इट्स लेंथ इज जीरो, इसकी लेंथ भी क्या होगी, जीरो, इट्स डायरेक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, इसकी हम डायरेक्शन बता ही नहीं पाएंगे, जब लेंथ जीरो है तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो हम डायरेक्शन किससे डिफाइन करेंगे, तो डायरेक्शन यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाइड नहीं हो पाती। A zero vector is represented as, जीरो के ऊपर वेक्टर लगाते हैं, ये ओ नहीं है, क्या है, जीरो वेक्टर। Thus we can write, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, या जीरो वेक्टर लगा सकते हो आप, पूरा ही हमारा जीरो वेक्टर कहलाए, इसकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहां से लिखना है यहां तक, और फिर लास्ट में यहां से यहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आपका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कराएंगे, ठीक है, लिख लीजिए।